हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? जेनेटिक्स यूनिट। 12 सीबीएसई ईयर लॉन्ग में जेनेटिक्स यूनिट थी, उसका चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वापस से बताती हूँ, इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है और ओवरऑल कोर्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो मतलब अपना ये कोर्स लगभग खत्म होने की कगार पर है। अब क्या है, क्या देख रहे थे? देखो, वैसे ये चैप्टर छोटा नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक को देखा होगा तो एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और अभी आपको शायद ऐसा देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ, पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हम हर पॉइंट को एनसीईआरटी के इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्या मर्ज कर दिए हैं आप लोगों के, तो ये मान लो कि अभी अपने पास 5 टॉपिक और बाकी हैं पढ़ने को। जैसे आज हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या होगा कि हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। तो अगर वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अलग अलग टॉपिक्स में दे रखा होगा तो वो टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, मर्ज करके मैं एक में बता दूंगी। अब दूसरी बात क्या है, जैसे रेप्लिकेशन के बाद आप लोगों को पढ़ना रहेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीनोम प्रोजेक्ट। तो पॉइंट्स फिर इस तरीके से चलेंगे। जो छोटे छोटे एनसीईआरटी के पॉइंट्स होंगे वो मैं बड़े में मर्ज कर दूंगी, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से हर टॉपिक पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपके महीने 1.5 महीने में भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, अब आज हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? देखो, पिछली क्लास में थोड़ा सा लेके चलते हैं, फिर आगे बताऊंगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने डीएनए वर्सेस आरएनए देखा कि व्हाट इज द एक्चुअल मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। और आपको शायद पिछली क्लास में सुन के ये स्ट्रेंज भी लगा होगा कि हम डीएनए को इतना इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, लेकिन वो खुद आरएनए से इवॉल्व हुआ है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन का बनना है उसका मेटाबॉलिज्म, चलो मेटाबॉलिज्म तो नहीं कह सकते, पर जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, जो प्रोटीन की मशीनरी है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? आपके आरएनए पे डिपेंड कर रही है। आरएनए होगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो डीएनए के अंदर जो जीन है, जो पर्टिकुलर किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कोड करके रख रहा है, उसको जीन क्या करेगा? प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस करेगा। अब मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि अगर डीएनए के ऊपर डीएनए ही बनेगा तो रेप्लिकेशन होगा, जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। अगर डीएनए अपने टेम्पलेट के ऊपर, अपने हेलिक्स के ऊपर, अपने स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बनाएगा, विच इज एक्चुअली द एमआरएनए, तो आप उसे ट्रांसक्रिप्शन कहोगे। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? तो एमआरएनए कहां से, भाई आरएनए कहां से आया है? आरएनए डीएनए के ऊपर बना हुआ है, पर उसका इवोल्यूशन डीएनए से पहले आया है। मतलब पहले आरएनए आया है, फिर डीएनए आया है। पर डीएनए में क्या क्षमता है कि वो अपने ऊपर आरएनए बना सकता है। तो ये अलग अलग बातें बोल रही हूं मैं, कंफ्यूज मत हो कि पहले नेचर में आरएनए आया, उसके बाद डीएनए आया, लेकिन डीएनए में ये कैपेबिलिटी थी, भले वो आरएनए के बाद में आया, पर डीएनए में ये क्या, भाई आरएनए में क्या थोड़े फेरबदल कर दिए इन लोगों ने। यूरासिल नाइट्रोजनस बेस को हटा के थाइमीन लगा दिया। जो सेकंड कार्बन पर, जो इसका जो राइबोस शुगर है, पेंटोस शुगर है, उसके सेकंड कार्बन पे इन्होंने OH ग्रुप हटाकर डीऑक्सीराइबोस बना दिया। तो उन्होंने क्या, थोड़ा सा फर्क कर दिया। तो आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन विद रिजल्ट्स इन डीएनए। तो डीएनए क्या, हमें थोड़ा स्टेबल मिला। डीएनए की स्टेबिलिटी स्टूडेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट करना है। अगर किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट करके अपनी जैसे बिल्कुल कॉपी बनानी है, तो अगर मैं डीएनए को इधर उधर फिराती रहूंगी तो कैसे बनेगा? हो सकता है इधर मूवमेंट करने पर कुछ चेंजेस आ जाएं, कुछ बॉडी की ऐसी कंडीशंस है जो डीएनए झेल ही नहीं पाए, उसको इंजुरी हो जाए। तो डीएनए को अगर रेप्लिकेट करना है, डीएनए को अगर अपनी जैसी एक और कॉपी बनानी, तो उसमें स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि हमने देखा था कि आज हम लोग थोड़े से पॉइंट्स को लेके चलेंगे कि क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए डीएनए के, वो हम देख चुके हैं, लेकिन रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब डीएनए वर्सेस आरएनए आप लोगों ने देखा। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कहीं कहीं इसके बारे में डुप्लीकेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को आप डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी कह सकते हो। डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट बनाना। मेरा अगर कोई बिल्कुल क्लोन कॉपी खड़ा हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगी, बिल्कुल मेरी डुप्लीकेट कॉपी है। कभी कभार आपने ट्विंस में देखा होगा कि अरे बिल्कुल फर्क समझ में नहीं, अभी तो बिल्कुल डुप्लीकेट है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल डायग्राम से आपको समझाऊं, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि अगर थ्योरी लिखने बैठ गए तो चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा, और बहुत ज्यादा थ्योरी लिखना सिग्निफिकेंट भी नहीं है।
ये आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मिनट देखें तो टर्म डीएनए ज़ैकरिस ने दिया था, ये डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, जो इसका बैकबोन होता है वो कौन बनाता है? न्यूक्लियोटाइड का शुगर एंड फॉस्फेट, और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोजेक्ट इनवर्ट्स। और एक टर्न 31 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है, और एक टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स की डिस्टेंस क्या होती है? ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर की डिस्टेंस क्या है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको डीएनए की लेंथ निकालनी है तो उस डीएनए में जितने भी बेस पेयर्स मौजूद है इनको गिन लो, इनटू कर दो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग से, आपको लेंथ ऑफ डीएनए मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, मैं कह रही हूं कि इस डीएनए का मुझे रेप्लिकेशन करना है, मुझे डुप्लीकेशन करना है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा डीएनए एक और क्रिएट करना है। फाइन, क्यों जरूरी है मुझे रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन करने की? देखो, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मुझे अगर अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अपना जेनेटिक मटेरियल मेरे ऑफस्प्रिंग में डालना है या मेरे नेक्स्ट जनरेशन में डालना है तो क्या करूंगी? डीएनए को ही तो ट्रांसफर करूंगी ना। डीएनए किसके अंदर है? सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर। सो इट इज एक्चुअली द क्रोमोसोम वी आर इनहेरिटिंग, और उन क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए आता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है किसकी फॉर्म में? नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में। और फिर दूसरी बात क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस को डालने वक्त हमें चरगाव्स रूल हमेशा फॉलो करना है कि नंबर ऑफ एडिनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्वानिन, या ग्वानिन नहीं स्टूडेंट्स, थाइमिन। ठीक है ना, अलर्ट रहिए क्लास में। ATGC, प्यूराइन का पेयरिंग पिरिमिडीन के साथ होगा, दूसरे प्यूराइन का पेयरिंग पिरिमिडीन के साथ होगा। सो A+T डिवाइडेड बाय G+C इक्वल्स टू 1। मतलब ऊपर जितना नंबर एडिनाइन और थाइमीन का है उतना ही नंबर ग्वानिन और साइटोसिन का होगा, जब जाके आपको इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो ये चरगाफ ने बोला, इसको चरगाफ बेस पेयरिंग रूल बोलते हैं। ठीक है, बेस पेयरिंग रूल चरगाफ रूल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में अलग अलग आता है तो बेस पेयर अलग हो जाएगा, चरगाफ अलग हो जाएगा। बेस पेयर रूल क्या कहेगा कि A विल पेयर विद T by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, G विल पेयर विद C by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, देन आप चरगाफ रूल लिख सकते हो। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसको पढ़ना कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको इस डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो क्या करूंगी? ये जो डीएनए है ये अपने जैसा एक और डीएनए कैसे बनाएगा? आप मुझे इस चीज के बारे में बताओ। हमें अभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं देखना है, ये डीएनए की टेम्पलेट है। ये डीएनए की 2 टेम्पलेट है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 आर्म्स हैं। ये नंबर 1 टेम्पलेट है, नंबर 2 टेम्पलेट। दोनों आर्म्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल चल रहे हैं, बट दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। दैट इज द डबल हेलिकल। जो एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब हम जिगजैग सीढ़ी देखते हैं, हम लोग ट्विस्ट एंड टर्न वाली सीढ़ी देखते हैं, तो वो सीढ़ी घुमावदार होती है, एंगल पर होती है, पर वो क्रॉस नहीं कर। आपने देखा है कि यहाँ वाला जो स्ट्रैंड है, यहाँ वाला वो ऐसे क्रॉस कर रहा है। अगर ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे तो फिर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे आएगा? वो तो जैसे ये मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो खत्म हो गया स्ट्रक्चर, यहीं पर ही स्ट्रक्चर की बात खत्म हो गई, क्योंकि इसने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया एक दूसरे को। तो अब रेप्लिकेशन में क्या है कि आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा डीएनए क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो रेप्लिकेशन का टॉपिक आपके डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से दे रखा है। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, तो आप बुक में ये पेज खोल लीजिए। ठीक है, अब मैं जो बोलूंगी इसको अंडरलाइन करते जाना। इस समय क्या है कि ये जो आपका डीएनए के, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब मुझे क्या है? एक और डीएनए मॉलिक्यूल पता करना है। तो अब मैं अगर आपको ऑप्शन देती हूं कि बच्चों आप बताओ कैसे करूं। अभी मैंने नहीं पढ़ाया है कुछ भी, अभी मैं आगे बढ़ ही नहीं रही हूं, मैं आपसे सिर्फ जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूं। एक सेंस ऑफ ह्यूमर से बताओ, मैं इससे एक और कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं? इसमें जो तरीका है, जो बुक में लिखा हुआ है और जो एक्चुअली होता है, जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में कहीं कहीं अलग अलग दे रखा है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो दोनों हेलिक्स हैं इनको दूर दूर करना पड़ेगा, इनकी वाइंडिंग को तोड़ना पड़ेगा, इनका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको सेपरेट करना पड़ेगा। ऐसे हो गया।
इनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिनकी वजह से ये जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े हुए, इन्हें क्या कर दो, तोड़ दो, इन्हें क्या कर दो, तोड़ दो। जैसे ही आप तोड़ोगे ये हेलिक्स अलग अलग हो जाएंगे। अब ये और ये एक सिंगल इंडिविजुअल टेम्पलेट की तरह, डीएनए टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, ये एक सिंगल इंडिविजुअल डीएनए टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अब आप इस टेम्पलेट के ऊपर वापस से एक नया डीएनए बना सकते हो, इस टेम्पलेट के ऊपर वापस से एक नया डीएनए बना सकते हो। क्या हो गया, जब डीएनए टेम्पलेट अपने ऊपर एक और डीएनए का निर्माण करता है तो आप उसे रेप्लिकेशन कहोगे। और मैं अभी इस टाइम बता दूं तो कि जब ये डीएनए टेम्पलेट अपने ऊपर आरएनए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरएनए उसका निर्माण करेगा तो मैं क्या कहूंगी, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने ये बनाया, इसको आप क्या अलग कलर से बनाओ, बन गया, बना दिए इन्होंने डीएनए, 2 डीएनए। तो रेप्लिकेशन इट इज अ प्रोसेस through which it is a process through which a DNA template manufacture देखो, it is a process through which a DNA template manufacture a new DNA on it. A new DNA on it या over it, ठीक है। So this act as a DNA template. So this act as a DNA template, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिस प्रोसीजर ऑफ डीएनए टेम्पलेट इज ऑटोकैटालाइटिक। प्रोसीजर इज ऑटोकैटालाइटिक। ऑटोकैटालाइटिक मतलब ऑटो मतलब खुद से, और कैटालाइटिक मतलब कैटलाइज करना, मतलब देयर आर सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट, कोई ना कोई एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा इसमें। देखो, अगर कोई भी बॉडी में रिएक्शन हो रही है तो एंजाइम्स तो देखो आएंगे ही आएंगे, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो और समझ भी सकते हो, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन को क्या करते हैं, थोड़ी उसको स्पीडिंग अप करते हैं, ठीक है ना। एंजाइम का कॉन्सेप्ट आपने बायोमोलिक्यूल्स में देखा है। एंजाइम्स का मेनली काम क्या है, रिएक्शन को ऑल्टर करना, पर खुद ऑल्टर नहीं होना। दे कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, अलग शेप हो सकता है, अलग साइज हो सकती है, अलग केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, लेकिन एंजाइम्स अंत तक वही रहेगा, वो अपने आप को चेंज, मैनिपुलेट, ऑल्टर, मॉडिफाई नहीं करेगा। यही एंजाइम्स की खासियत है। मतलब यू कैन यूज वन एंजाइम फॉर मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। सो दिस प्रोसीजर इज ऑटोकैटालाइटिक। और कैसे बोल सकते हो आप, ऑटोकैटालाइटिक मीन्स एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। और दूसरी एक बहुत खास और अहम बात जो कि नीट में हमेशा पूछी जाती है वो क्या है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलो सेमी कंजर्वेटिव मेथड। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए is by semi-conservative method. सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब
जो भी डीएनए से आप स्टार्ट कर रहे हो नया डीएनए बनाना, या जिस भी डीएनए को आप एक्चुअली पेरेंट डीएनए कंसीडर कर रहे हो, वो आधा कंजर्व रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब आप मुझे बताओ, इफ इट इज अ पेरेंट डीएनए, इफ इट इज अ पेरेंट डीएनए, अगर ये पेरेंट डीएनए है तो ये क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी आधी तो रहनी चाहिए, भले पूरी ना रहे। तो उसके लिए क्या होगा, ये अपने आप को अलग अलग करेंगे, ये अपने आप को क्या करेंगे, अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तोड़कर डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड में आएंगे, और फिर इंडिविजुअली बिहेव करेंगे कि अच्छा तुम मेरे ऊपर आ सकते हो, एक और स्ट्रैंड बना सकते हो। नाउ वी अगेन बिहेव एज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, फाइन, बात क्लियर हुई, बात आप लोगों को समझ में आई। सो सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो भी कोर डीएनए है, जो भी स्टार्टिंग डीएनए है, इनिशियल डीएनए है, पेरेंट डीएनए है, उसकी आइडेंटिटी कंजर्व रहेगी। अगर उसे एक और डीएनए अपने ऊपर बनाना है तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये एक डीएनए है तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता था, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता था ना कि ये ऐसे एक और डीएनए बना देता, बट दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग। भाई नया डीएनए बन गया, वो भी डबल हेलिकल है, तो ये तो आपस में उलझ सकते हैं ना, ये आपस में क्या कर सकते हैं, उलझ सकते हैं। तो इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड को ध्यान में रखकर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किया कि दिस प्रोसीजर इज ऑटो कैटालाइटिक, अपने हिसाब से होगा। कैटालाइटिक मतलब एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरी बात, सेमी कंजर्वेटिव मेथड का ये मतलब होता है कि जो भी पेरेंट डीएनए आप उठाते हो और उसको रेप्लिकेट करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उस पेरेंट डीएनए पर, उस पेरेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट्स पर एक न्यू डीएनए बने, तो आपको सबसे पहले पेरेंट डीएनए का जो मेन कोर स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल, उसको तोड़ना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा। अनवाइंड करने के बाद आपको दो इंडिविजुअल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके बाद दो इंडिविजुअल ये क्या बिहेव करेंगे एक डीएनए टेम्पलेट के ऊपर, कि आप इसके ऊपर भी एक न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना सकते हो और इसके ऊपर भी न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की मोटी मोटी इंट्रोडक्टरी बात थी। अब साइंटिस्ट आए मेसल्सन स्टे, दो साइंटिस्ट आए मेसल्सन स्टे, ठीक है, उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। देखो आज मैं कोई भी थ्योरी देती हूं या बायो से रिलेटेड कोई बात करती हूं तो ऑब्वियसली मैं बुक का ही बता रही हूं सिंप्लीफाइड तरीके से, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं प्रेजेंट थी, मैंने इन लोगों को नहीं देखा, मैंने इनकी थ्योरी को नहीं देखा, मैंने इनकी रिसर्च को नहीं देखा। वो तो इन्होंने जो रिसर्च करी और इनके जो स्टूडेंट्स आगे आए उन्होंने उस चीज को अपडेट करके दुनिया को बताया, और जो बुक में लिखा रहता है हम उसे मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके समझते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए। हम उसकी पीएचडी नहीं करते कि मसल स्टे कहाँ रहते होंगे, क्यों उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे माथा फोड़ा, उन्होंने माथा फोड़ा तो हमें भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो नहीं, अगर आपको बायो की इंटरनल चीजों का ज्ञान चाहिए तो आपको साइंटिस्ट की थ्योरी को ही पढ़ना है। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना टाइम, एवरीथिंग इतना सैक्रिफाइस और कंट्रीब्यूट किया इन चीजों पर, तो उन्होंने हर चीज को क्या है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। अब आज मैं बोल रही हूं कि मैं इसके अगेंस्ट हूं, नहीं होता डीएनए रेप्लिकेशन। आज मैं अगर खड़ी होकर आप लोगों के सामने कह रही हूं कि डीएनए कोई रेप्लिकेशन नहीं होते, बकवास थ्योरी ऐसे बुक में लिखी हुई है, तो आप बोलोगे ओके मैम, वी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर वर्ड्स, प्रूफ इट। आप इसको प्रूफ कर दो कि डीएनए रेप्लिकेशन कुछ नहीं होता। तो इन्होंने अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को पढ़ा है, समझा है, तो दुनिया के सामने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है। दो साइंटिस्ट है मेसल्सन स्टे, तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं, पढ़ते हैं। शुड आई रब दिस? 1958 में दो साइंटिस्ट आए थे मेसल्सन एंड स्टॉल, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि डीएनए अपने आप को सेमी कंजर्वेटिव मेथड फॉलो करके रेप्लिकेट करता है। वापस से बताती हूं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है कि जैसे ये आपका एक पेरेंट डीएनए, ठीक है, ये तो वैसे गलत है, इस तरीके से तो होगा नहीं,
ये आपका पेरेंट डीएनए। अब इस पेरेंट डीएनए को अपनी कॉपीज को मल्टीप्लाई करना है, या एक तरीके से कहते हैं कि अपनी रेप्लिकेट करना है, डुप्लीकेट करना है, और सिंपल बोलूं तो अपनी कॉपीज के नंबर को बढ़ाना है। तो ये क्या करेगा, इसका जो खुद का डीएनए ये अपने आप को दो सिंगल, मतलब ये खुद को ही तोड़ देगा, मतलब अपने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग कर देगा, और दो इंडिविजुअल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे। तो ये भी पेरेंट डीएनए है। ये क्या है, आपका पेरेंट डीएनए, ये न्यू डीएनए, ठीक है। ये आपका क्या है, पेरेंट डीएनए, ये आपका न्यू डीएनए, ठीक है। इस तरीके से लिखूंगी। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या कहता है कि अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो वो अपने आप को दो इंडिविजुअल डीएनए टेम्पलेट्स में तोड़ देगा, फिर हर एक जो इंडिविजुअल सिंगल डीएनए टेम्पलेट है वो अपने ऊपर एक और टेम्पलेट बना सकता है। तो फाइनली जो आपको डीएनए मिलेंगे उसमें एक पेरेंट होगा, एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, एक न्यू स्ट्रैंड होगा, एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, एक न्यू स्ट्रैंड होगा। इसे प्रॉपर्ली सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। तो इसको आप लिख लो यहां पर, वन पेरेंट स्ट्रैंड and another new strand। ठीक है, and another new strand। अब डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ये किसने प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली, किसने बोला कि नहीं ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है, 1958 में मेसेल्सन एंड स्टॉल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। In the year 1958, two scientists came named as Meselson and Stoll मेसल्सन इशत ऐसे आएगा, मेसल्सन एंड स्टॉल। ठीक है, ये 1958 में आए दोनों साइंटिस्ट, उन्होंने प्रूफ किया कि बिल्कुल सही बात है, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। प्रूफ एक्सपेरिमेंटली, proof experimentally that DNA replicate semi-conservatively, that DNA replicate semi-conservatively, मतलब वो आप अपने आप को क्या है, आधा बचा के रखता है। दोनों न्यू स्ट्रैंड्स में आपको पेरेंट स्ट्रैंड नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट स्ट्रैंड की आइडेंटिटी बिल्कुल लॉस्ट हो गई। ठीक है, अब क्या है, कैसे किया, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इस बात को ई कोलाई बैक्टीरिया पे प्रूफ किया। फिर मैंने क्या बोला, अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाना होगा। तो इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है, जो कि एक आपका प्रोकैरियोट है, उस पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद प्रोकैरियोट्स पे एक्सपेरिमेंट हुए, देन यूकैरियोट्स पे एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे आपके एक साइंटिस्ट टेलर ने विशिया फेवा प्लांट पर, जो कि यूकैरियोट है, उस पर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। ह्यूमन सेल्स पर इसको प्रूफ किया गया। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड on E. coli, that is prokaryote, eukaryotes, and even on human cells. ठीक है, एंड इवन ऑन ह्यूमन सेल्स। ठीक है, पर मेसेल्सन एंड स्टॉल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म करवाया, किस पे बताया, ई कोलाई पर। ठीक है, शुड आई रब दिस,
ई कोलाई को ऐसा बोलते हैं कि जैसे ई कोलाई है, वो 18 मिनट के अंदर अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है। सी द टाइम, सिर्फ 18 मिनट। 18 मिनट तो मतलब अपन गिनती में भी नहीं काउंट करेंगे इतना एक्सपेरिमेंट्स में। ई कोलाई 18 मिनट के अंदर अपना डीएनए रेप्लिकेट कर देता है। मतलब जैसे ये ई कोलाई की बॉडी है, ये ई कोलाई के अंदर का डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। 18 मिनट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा आप रेंज ले लो 20 से 22 मिनट, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज लेके चले तो 18 मिनट के अंदर ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर देगा। किसके थ्रू? सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू। मतलब जैसे जो बेस पेयर्स हैं वो उसी स्पीड में इनमें क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके अलॉट हो जाएंगे। अब देखो ई कोलाई पे क्या है, एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है कि आपको लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, कल्चर प्लेट चाहिए। तो इन दोनों ने साइंटिस्ट ने क्या किया, मसेल्सन एंड स्टॉल ने कि एक कल्चर प्लेट उठाई, उस पे ई कोलाई को जनरेशन टू जनरेशन कल्चर किया, ठीक है, और मीडियम क्या लिया इन्होंने, NH4Cl। NH4Cl, उसके अंदर भी नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप उठाए, एक तो लाइट वेटेड N14 और एक हैवी वेटेड N15, ठीक है। ई कोलाई got cultured in a medium of NH4Cl, which is the isotope of nitrogen, not radioactive, isotope of nitrogen। अब इसमें भी क्या है, हमारे पास 2 आइसोटोप है, एक है आपका N14 और एक है N14, एक है N15, ठीक है। N14 वाला लाइट वेटेड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, और N15 वाला क्या है, हैवी वेटेड है। सो लाइट वेटेड, हैवी वेटेड। लाइट वेटेड, हैवी वेटेड, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने N15 को लेके काम किया, मतलब इन्होंने हैवी वेटेड नाइट्रोजन आइसोटोप को इस्तेमाल किया, ठीक है। शुड आई रब दिस पोर्शन? देखो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को किसके साथ करवाया, NH4Cl के साथ। स्टार्टिंग में कौन सा नाइट्रोजन उठाया इन्होंने, N15, ठीक है, N15। क्या उठाया इन्होंने स्टूडेंट्स, N15। तो जो ई कोलाई का बैक्टीरिया था, अब वो N15 से क्या हो गया, इनकॉर्पोरेटेड हो गया, और उसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया, ठीक है। मतलब बुक में इतना नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बताने के लिए इतना डीप में बता रही हूं। तो ये क्या हो गया, इसके साथ, इसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो गया। सब कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ समझ लो। इनकॉर्पोरेट हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, तो क्या हो गया, ये रेड कलर का डीएनए बन गया। ये कौन सा डीएनए है, N15, ये भी क्या है, N15, ठीक है। अब क्या किया, इस भाई देखो, पहले कल्चर प्लेट ली, उसमें ई कोलाई डाला, ई कोलाई का डीएनए है, मीडियम कौन सा था, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन होता है NH4Cl, जिसमें आपको N15 हैवी वेटेड आइसोटोप और N14 लाइट वेटेड दोनों मिलेंगे। पर सबसे पहले हमने NH4Cl हैवी वेटेड N15 डाला। जैसे प्लेट है, ये प्लेट, इसमें ई कोलाई है, इसमें NH4Cl मीडियम है, तो NH4Cl क्या होता है, ई कोलाई के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर जाता है, ये आपको डीएनए मिल गया, ठीक है। इसमें ये स्ट्रैंड में भी N15 है, ये स्ट्रैंड में भी N15, मतलब पूरा जो पेरेंट स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो N15 से इनकॉर्पोरेट हो चुका है।
अब आपने क्या किया, इसी डीएनए की जनरेशंस क्रिएट की, डीएनए को अलाउ किया कि भाई आप क्या करो, रेप्लिकेट करो और आगे बढ़ते जाओ, तभी तो हम समझेंगे कि आप सेमी कंजर्वेटिव से करते हो कि नहीं करते हो। इन्होंने क्या किया, अब मीडियम को चेंज कर दिया, अब N14 वाला मीडियम डाल दिया। अब क्या करा, NH4Cl वाला डाला जिसमें लाइट वेटेड N14 था। क्या हो गया, रेप्लिकेशन हुआ, एक स्ट्रैंड पेरेंट ही रहा और एक स्ट्रैंड न्यू बन गया। आई बात समझ में? ये क्या है आपका N15 और ये है आपका N14। अब देखो, इन्होंने साथ साथ में इनका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी किया, साथ साथ में इन डीएनए क्या किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें आप ये डीएनए डाल दोगे तो डीएनए अपने वेट के अनुसार सेटल डाउन होने लग जाएगा। इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन इससे करवाती है। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में डीएनए को डाल दिया तो डीएनए क्या है, अपने वेट के हिसाब से बैठ गया। तो हैवी डीएनए सबसे नीचे बैठेगा, उससे लाइट डीएनए ऊपर और सबसे लाइट डीएनए ऊपर आ जाएगा। तो वेट के हिसाब से सेटलिंग डाउन होगी, वेट के हिसाब से क्या हो जाएगी, सेटलिंग डाउन हो जाएगी। ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डीएनए क्रिएट हुआ है ये कौन सा डीएनए कहलाएगा? देखो इसके अंदर दोनों वेराइटीज हैं, तो ये एक तरीके से हाइब्रिड डीएनए या इंटरमीडिएट डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइब्रिड डीएनए। जब आपने मीडियम N15 से N14 कर दिया है, हाइब्रिड डीएनए और आपका इंटरमीडिएट डीएनए। ठीक है, बात समझ में आई? बात आप लोगों को क्लियर हुई? इतना नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डीएनए बनेंगे। अब बताओ, मैंने एक चीज इसमें नहीं करी है जो आप लोगों के लिए छोड़ दी है। अरे स्टूडेंट्स यार, कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला डीएनए है, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट कर रहा है। टाइम भी बता रखा है आपकी बुक में 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर फटाफट इकोलाई ये काम करेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाता बैक्टीरिया। तो देखो ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड है, ये दोनों सेपरेट हुई हैं, तो क्या सिर्फ एक बनेगा? नो, दो बनेंगे। बनाओ। ये चेक करना था कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आपको आता है, पर आप लोग क्या करते हो, मैम का वेट करते हो कि मैम आएगी, बनाएगी, फिर हम बनाएंगे। नो, इफ यू नो एवरीथिंग यू शुड स्टार्ट बाय योर ओन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या किया, ये वाला जो डीएनए था इसको वापस से N14 के साथ इनकॉर्पोरेट कराया गया। ये जो दो न्यू डीएनए बने हैं, दो हाइब्रिड डीएनए, इंटरमीडिएट डीएनए बने हैं, इनको वापस से क्या कराया, N14 के साथ इनकॉर्पोरेट कराया। और रिजल्ट में क्या मिला आपको? ये वाला मिला। देखो रिजल्ट में एक डीएनए मिला जो कि N14 वाला है। ठीक है, दूसरा डीएनए मिला इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए जो कि N15 और N14 वाला मिला। अगेन वही वाला डीएनए मिला और फिर से स्टूडेंट्स नीचे का नजर आ रहा है, बना दूं मैं? ठीक है, N15 N14 मतलब आपको जो डीएनए मिले, भाई ऑब्वियसली इफ यू स्टार्ट विद 2 यू विल गेट 4, तो आपके पास दो तो हाइब्रिड वाले मिले और दो कैसे मिले, प्योरली जिनके अंदर N14 मतलब इनकॉर्पोरेट था। ये काम 40 मिनट में हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट फाइनली क्या प्रूफ करता है कि आप जो डीएनए होता है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड से क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। देखो यहां से आप चले, यू हैव पेरेंट डीएनए, यू हैव पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए, मतलब पेरेंट डीएनए का कंजर्वेशन हमेशा होगा पर आधा, पूरा नहीं होगा।
दोनों में अलग अलग हाफ हाफ हिस्सा मिलेगा। भाई ये जो दो डबल स्ट्रैंडेड वाली बातें कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तो जो दो डबल स्ट्रैंडेड हैं ये एक साथ ना आकर दो में अलग अलग इंडिविजुअली आए हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सेमी कंजर्वेशन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? सेमी कंजर्वेशन हो गया। बात क्लियर हुई? बात आप लोगों को समझ में आई? ये क्या था? ये मसल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मेथड को बताने के लिए। अब हम लोग एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुड आई रब दिस पोर्शन? इसको हम लोग समझेंगे, पहले आज हम लोग समझेंगे, भले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। देखो, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मैंने अभी भी आपको बताया कि इट इज अ ऑटोकैटालाइटिक मैकेनिज्म। तो कहीं ना कहीं डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए एक सिस्टम चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, एक मशीनरी चाहिए, और उस मशीनरी के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स चाहिए। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एक अच्छा खासा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो होना चाहिए। अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो हम जब तक डीएनए को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां से आगे बढ़ेगा? तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? अगर हम बिल्कुल मोटी मोटी बात समझे, पहले हम लोग जैसे एक ओवरव्यू फ्रेमवर्क ले लेते, फिर हम लोग देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन। अच्छा चलो, हाँ एक चीज और है स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म बताने से पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि जो साइंटिस्ट थे टेलर, उन्होंने डीएनए का सेमी कंजर्वेशन किस पे प्रूफ किया था? विशिया फेवा प्लांट पे, जो कि यूकैरियोट है। ठीक है, ये लिख लो, भूल मत जाना। टेलर ने एक यूकैरियोटिक प्लांट विशिया फेवा पर ये प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंट करवाकर कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन की। देखो, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। प्रोकैरियोट्स में हो सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जितना यूकैरियोट्स में होगा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग। प्रोकैरियोट्स में क्या है, मेनली जैसे एक ही सेल है, अब एक ही सेल का डीएनए रेप्लिकेट करा तो इट्स ओके टू डील विद द सिंगल वन। लेकिन आपके अगर यूकैरियोट में बात करें तो बॉडी का हर सेल रेप्लिकेट करेगा। भाई हमें सेक्स ट्रेट्स भी चाहिए, वी वांट टू गेन सोमेटिक ट्रेट्स आल्सो। हम सिर्फ ये थोड़ी बताएंगे कि बच्चा पैदा होने के बाद लड़का है या लड़की, उसके अदर फीचर्स से भी तो हमें पता चलेगा जो वो अपने पेरेंट्स से एक्वायर या इनहेरिट करेगा या करेगी। सो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम्स में यू हैव 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हर क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो जब तक रेप्लिकेट नहीं करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को करवाने के लिए वी एक्चुअली रिक्वायर मशीनरी, जो कि खुद की हमारी बॉडी ही है, और उस बॉडी में अवेलेबल एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई चीज किसी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना है तो यू एक्चुअली रिक्वायर सबस्ट्रेट, यू एक्चुअली रिक्वायर मैनेजमेंट, यू एक्चुअली रिक्वायर प्लानिंग, you require raw material, you require labors, you require electricity, you require management, you require space, you require expertise persons। ये थोड़ी कि कोई भी उठ के कहीं पर भी लग गया। ठीक है, you should know the time limit कि भाई ऐसा नहीं है कि सालों साल से प्रोडक्ट नहीं, हमें तो 3 महीने में मार्केट में लॉन्च करना है। तो उस हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट होगा, लोगों में डिवीजन ऑफ लेबर होगा, और कोई ना कोई एक सुपरवाइजर होगा, कोई एक हेड होगा, कोई डायरेक्टर होगा, जिसकी कंपनी होगी जो हर चीज को मॉनिटर करेगा। ये सेम चीज मैंने कहा ना, लाइफ में जो भी प्रैक्टिकल चीजें होती है वही बॉडी का सेल अपनाता है, क्योंकि सेल खुद एक लिविंग मैटर है। द सेल वेरी वेल नो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड माय बॉडी। ठीक है, तो सेल का जो, जैसे कोई एक सेल है, सेल में आपके पास प्लांट सेल है तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, या फिर एनिमल सेल है तो ओनली सेल वॉल भी होगी। देन अंदर साइटोप्लाज्म आगा, साइटोप्लाज्म में यू हैव मेनी सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे,
ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? आप बोलोगे क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? मुझे एक बात बताओ, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एक काम करना है, आप अपने को अलग कर रहे हो फिर नया बना रहे हो। डोंट यू थिंक इट डजंट रिक्वायर एनर्जी? इट रिक्वायर्ड सो मेनी एनर्जी। और बॉडी में एनर्जी को अगर आपको यूज करना है तो किसके फॉर्म में करोगे? एटीपी के फॉर्म में। वेयर विल यू जनरेट द एटीपी? यू विल जनरेट एटीपी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है? प्रोटीन से जो एक्सप्रेस करोगे तो क्या राइबोसोम का कोई रोल नहीं है? बताओ मुझे। आप ट्रांसफर्स करोगे मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल्स, क्या सेल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है? उसकी परमेबिलिटी का कोई रोल नहीं है? उसकी फ्लूइड मोजाइक मॉडल का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल रोल है। सेल के अंदर हर चीज बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती है, जब जाके कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर कंप्लीट होता है। Means our eukaryotic multicellular body is very much highly complex and typical in nature। ठीक है, तो अब अगर आपको डीएनए को, ये तो चलो एक जनरल इंट्रोडक्शन थी, थोड़ा रिलेट भी करना चाहिए टॉपिक्स को, तो मैंने आपको बताया एक्चुअली डीएनए को आप रेप्लिकेट कैसे करोगे। आप मोटा मोटा एक दिमाग में हिसाब रखो, हम अगली क्लास में सब लिखेंगे, मैं नहीं लिखा रही हूं आज। आप मुझे एक बात बताओ, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए आप बोलोगे मैम सबसे पहले तो इन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ो। जब आप बहुत ज्यादा क्लोजली इंटीमेट होते हो, दो फ्रेंड्स से उन्हें अलग करना है, तो अलग करने के लिए वो बोलते हैं ना कि आप उन दोनों के बीच में राज पता करो कि इनके एक्चुअल बॉन्डिंग किसकी वजह से, फिर उस चीज को तोड़ दो। तो अगर आपको डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो सबसे पहले आपको इसकी अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। ये जो दो हेलिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो आपस में टाइट हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो क्या करूं, मैं इस डीएनए में एंट्री ले लूं। ये मान लो मैंने यहां से एंट्री ले ली, जिस भी पॉइंट से मैं एंट्री लूंगी वो पॉइंट एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। एक एक जो पॉइंट बता रही हूं उसको अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में। सपोज करो कि मुझे ये पॉइंट मिला है, ठीक है, मैं इस पॉइंट से एंट्री लूंगी। जब तक मैं कोई मुझे पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई मुझे एक सोर्स नहीं मिलेगा, एक ओरिजिन नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, मैं एंट्री थोड़ी लूंगी। जब मैं एंट्री लूंगी जब जाके ही तो मैं इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ पाऊंगी। बताओ, जब तक मैं इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं तोड़ूंगी इनमें अनवाइंडिंग कैसे होगी? बताओ, होगी अनवाइंडिंग? नहीं होगी। तो अगर आपको डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको डीएनए की हेलिक्स को खोलना पड़ेगा। जब तक आप डीएनए की हेलिक्स को नहीं खोलोगे ये नहीं मिलेगा। और अगर आपके डीएनए को हेलिक्स को खोलना है तो खोलने के लिए ऐसा नहीं है कि ये मैंने हथौड़ा मारा और खुल गया। नो, दीज ऑल थिंग्स, ये जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, हर स्टेप में आपको एंजाइम्स का रोल नजर आएगा। घुसने वाला पॉइंट एंजाइमेटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने वाला एंजाइमेटिक, अनवाइंडिंग करने वाला एंजाइमेटिक, वापस से एक और डीएनए रेप्लिकेट करने वाला एंजाइमेटिक, डीएनए पॉलीमरेज मैंने बताया था। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? वो डीएनए का पॉलीमर क्रिएट करेगा। भाई जो डीएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, उसको पॉलीमराइज करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, तभी तो दूसरा डीएनए टेम्पलेट बनेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए का पॉलीमर और बनाओ, ये डीएनए है इसका एक और पॉलीमर बनाओ, ये डीएनए है इसका एक और पॉलीमर बनाओ। तो ये एंजाइम्स क्या होंगे? स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ऐसा नहीं है फटाफट अनवाइंडिंग करी और डीएनए पॉलीमरेज आ गया। पहले एंट्री पॉइंट डिसाइड होगा, देन अनवाइंडिंग, ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर दो जो सेपरेट होंगे। अच्छा आप मुझे बताओ, एक प्रॉब्लम और आती है, ये दोनों अगर सेपरेट हो जाएं तो क्या ये वापस से मिलकर डबल स्ट्रैंडेड नहीं बना सकते हैं क्या? आपके हिसाब से कौन हाँ या ना में जवाब देगा? और इसका प्रूफ भी चाहिए मुझे, आई वॉन्ट प्रॉपर आंसर। मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, क्या ये दोनों वापस से डबल स्ट्रैंडेड में नहीं बन सकते? आपको पता नहीं है बेस पेयरिंग रूल रखता है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिनाइन अट्रैक्ट विथ थाइमीन एंड ग्वानिन अट्रैक्ट विथ साइटोसिन, तो उसे रोकने के लिए भी हम कुछ लगाते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोटीनेशियस एंजाइम फिट करते हैं जो इनको क्या करता है, हुक की तरह पकड़ के रखता है। सिंगल जो दो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बने हैं इनको हुक की तरह पकड़ के रखता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये आपस में वापस से नहीं जुड़े। क्योंकि हमें तो नया टेम्पलेट बनाना है, हमें इन दोनों को अगर वापस जोड़ना हो तो हम इतनी मेहनत क्यों करते? बात समझ में आई? तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है?
takes place in both eukaryotes and prokaryotes. Takes place in both prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, टेक्स प्लेस इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. वो बात है कि प्रोकैरियोट पे इसका मैकेनिज्म सिंपल होगा, यूकैरियोट में मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. प्रोकैरियोट्स मैकेनिज्म, या सिंपल लिखो सिंपलर, इसको वापस लिख दो स्टूडेंट्स, सिंपलर. और यूकैरियोट्स में ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स. ठीक है, दैट मीन्स शुड आई रब दिस पोर्शन. डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करता है, जिसमें आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम हर स्टेप में आएंगे. ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. It is a step-by-step procedure where we require enzymes at every step. Where we require enzymes at every step. Where we require enzymes at every step. देखो, डीएनए रेप्लिकेशन को कराने के लिए वी एक्चुअली रिक्वायर मशीनरी, और ये मशीनरी को कंट्रोल कौन कर रहा है? एंजाइम्स. अब अगर हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप लिखें, कि सिर्फ हम लोग स्टेप लिखते हैं कि एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, वो लिखते हैं. शुड आई रब दिस पोर्शन? आप बताओ बच्चों, खुद दिमाग लगा के बताओ, इमेजिनेशन करोगे, खुद लिखोगे तो शायद क्लास में. हमारा एम क्या है कि हम घर जाने से पहले सब कुछ यहीं लर्न करके जाएं, और घर जाके बस 5-10 मिनट में रिवीजन. होप आप लोग ये करते होंगे. ठीक है, चलो देखते हैं डीएनए कैसे होगा. भाई जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड है आप उन्हें क्या करो? अलग अलग करो, उनकी अनवाइंडिंग करो. नहीं, पहले अनवाइंडिंग से पहले क्या होता है? गेट एंट्री फ्रॉम अ पॉइंट. गेट एंट्री फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ डीएनए. अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला पॉइंट. प्रोकैरियोट में एक ही होगा, यूकैरियोट में बहुत सारे पॉइंट से आप घुस सकते हो डीएनए के अंदर. जैसे ही आप घुसोगे तो यू आर एक्चुअली अलाउइंग द एंजाइम्स टू गेट एंटर्ड. एंजाइम्स एंट्री. कौन से एंजाइम्स एंट्री लेते हैं? अगर हम मोटी मोटी बात करें तो लेंगे हेलिकेस, टोपोआइसोमरेस और डीएनए पॉलीमरेस. हेलिकेस क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा. टोपोआइसोमरेस उसके डबल हेलिक्स को स्ट्रेच करके बिल्कुल ऐसे लेडर की तरह बना देगा. जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉइलिंग होती है फोन की, अगर आप उसे स्ट्रेच कर दो तो वो सीधा हो जाएगा. कॉइलिंग में क्या है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो चीज है, वो प्रॉपरली नहीं पढ़ने में आ रही है, उतना इजीली आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना है. तो उसकी जो वाइंडिंग होती है, जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर होती है, वो कौन अनवाइंड करता है? टोपोआइसोमरेस.
उसके बाद जब ये अलग अलग हो चुके हैं, जैसे ये ऐसे हो गए हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी टूट गए हैं, आपको पता चलेगा वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक फॉर्क की तरह रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएंगे, आगे बात करेंगे। तो अब क्या है, इनको सिंगल स्ट्रैंडेड मिल गया, अब डाल दो भैया डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर भी डाल दो डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, पॉलीमर्स क्रिएट करेगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को और इंक्रीज करेगा और रेप्लिकेट करेगा और एक और स्ट्रैंड क्या कर देगा, बना देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। तो वैसे मैं आज का लेक्चर आपका यहीं ओवर करती हूँ, जाने से पहले रिवीजन ले लेते हैं, फिर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला टॉपिक है ये नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और खोलकर पढ़ेंगे। लिखाने में मैं आपको ज्यादा नहीं लिखाऊंगी, इट इज एवरीथिंग गिवन इन द एनसीईआरटी, सिर्फ नोट्स पर्पस पर हम लोग थोड़ा सा मेन पॉइंट्स लिखेंगे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि देखो मैम आई फटाफट बोल के चली गई, उन्होंने हमें कुछ नहीं लिखा। ओके, ये मानते हैं कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप फिर आपको एग्जाम्स भी देने 11th 12th के, तो इट इज एसेंशियल टू राइट द थ्योरी। पर अगर आप पॉइंट्स वाइज लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ्स। देखो, जाने से पहले बता देती हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने आज डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बात की कि जब एक डीएनए टेम्पलेट होता है, एक डीएनए स्ट्रक्चर है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, जो कि वॉटसन क्रिक ने बताया, बहुत बार सुनकर रिवीजन हो गया होगा, तो वो डीएनए चाहता है कि मैं अपने जैसा एक और डीएनए बनाऊं। जब मैं किसी चीज के रेप्लिकेशन की बात करती हूं तो आप ऑटोमेटिकली उसका नंबर भी बढ़ाओगे। सेल डिवीजन में नंबर भी इंक्रीज होता है। वो बात अलग है कि व्हाट आर यू डूइंग, मियोसिस और माइटोसिस, इट इज अदर थिंग। पर यहां पर अगर डीएनए का रेप्लिकेशन है तो एक डीएनए के ऊपर अगर एक और डीएनए बनेगा तो टोटल तो 2 ही डीएनए हो गए ना। अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्चुअली अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड, कि एक पेरेंट डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। ऑब्वियस सी बात है कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंडेड होता है, किन्हीं किन्हीं में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर उससे अपने आप को रेप्लिकेट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी जनरेशन में पहुंचाना है, पेरेंट हूं ऑफस्प्रिंग को देना है, तो उसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड का यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें जो पेरेंट डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, आप उसे तोड़ दोगे, उसके हेलिकल स्ट्रक्चर को अलग कर दोगे, उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं जो हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे के साथ पैरेलल मूव कर रहे हैं, आप उन्हें अनवाइंड कर दोगे। अनवाइंड का मतलब ये नहीं कि आपने वाइंड करके उसको सीधा कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आप उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ोगे कि उनके बीच की इंटीमेसी टूटे। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, लूजली अपार्ट हो जाएंगे। फिर इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए आप उसके हेलिक्स को स्ट्रेच करके स्ट्रेट कर दोगे। बात समझ में आई? हेलिकेस, टोपोआइपोमरेज। अब आपके पास क्या है, 2 इंडिविजुअल पेरेंट स्ट्रैंड हैं, नए नहीं आए, हवा में नहीं आए, पहले के ही हैं, पेरेंट स्ट्रैंड है, उनके ऊपर आप डीएनए पॉलीमरेज को छोड़ दोगे। डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और जैसे ये एक स्ट्रैंड है, एक और न्यू स्ट्रैंड क्रिएट करेगा, अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज क्रिएटेड। ये दूसरा स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड आएगा, वी हैव क्रिएटेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या कहता है कि जिससे आप चले हो आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते, जिससे आप ले रहे हो आप उसकी आइडेंटिटी नहीं तोड़ सकते, आपको वो चीज कैरी ऑन रखनी पड़ेगी। तो जो 2 न्यू स्ट्रैंड बनते हैं उन दोनों में क्या होता है, जैसे ये 2 स्ट्रैंड है तो ये एक पेरेंट एक न्यू, एक पेरेंट एक न्यू, अब आप क्या हेलिकल स्ट्रक्चर बना लो। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, ऑब्वियसली आई वांट टू क्रिएट इट विद अ हेलिक्स, क्योंकि जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर डीएनए पॉलीमरेज आता है तो वो एक चीज हमेशा याद रखता है कि मैं चरगाव को कभी भी अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। जो चरगाव साइंटिस्ट है मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं एडिनाइन को थाइमीन के साथ ही जोड़ूंगा, मैं ग्वानिन को साइटोसिन के साथ ही जोड़ूंगा। तो जैसे मैं हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ूंगा ऑटोमेटिकली स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल तरीके से मूव करेंगे, दे नेवर क्रॉस ईच अदर एंड 2 डीएनए विद अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर क्रिएटेड, 1 विद पेरेंट, 1 विद न्यू, 1 विद पेरेंट, 1 विद न्यू। ठीक है, तो आज की बात यही खत्म करती हूँ, अगले लेक्चर में इसके बारे में और आगे देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।